मैंने बिना किसी शर्त के कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। मेरा मकसद कर्नाटक में चल रहे जेडीएस और बीजेपी के अनैतिक गठबंधन को पटखनी देना है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। राजनीति में हर कोई कुछ न कुछ बनने आता है, हम लोग सन्यासी नहीं। 22 जुलाई 2006 कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद सिद्धारमैया जब ये बयान दे रहे थे तो उनके बगल मल्लिकार्जुन खड़गे भी खड़े थे और मंच पर सोनिया गांधी भी मौजूद थीं। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद 15 मई 2023 को सिद्धारमैया पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर रहे थे। तब भी उन्होंने संभवतः यही बयान दोहराया होगा कि राजनीति में हर कोई कुछ न कुछ बनने आता है। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। क्या सिद्धारमैया एक बार फिर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? यह सवाल हर किसी के ज़हन में है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि 1989 में देवेगौड़ा को हराने वाले, 2002 में महाराष्ट्र की विलासराव देशमुख सरकार के लिए सहारा बनने वाले, 2017 में सोनिया गांधी के कासम खास अहमद पटेल को राज्यसभा पहुंचाने में संकट मोचन की भूमिका निभाने वाले और कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के और इस बार मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार डीके शिवकुमार को पार्टी कैसे बनाएगी? इन सारे सवालों पर लौटेंगे, लेकिन पहले बात सिद्धू की। जी हाँ, सिद्धारमैया को कर्नाटक में कई समर्थक उनके इसी नाम से जानते हैं। उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस के विरोध से की थी। सिद्धारमैया वो नेता हैं जो कभी देवेगौड़ा के सबसे चहेते थे, लेकिन पुत्र मोह ने देवेगौड़ा को सिद्धारमैया से दूर कर दिया और नतीजा ये हुआ कि आज देवेगौड़ा अपने ही गढ़ में साख बचाने में नाकामयाब होते दिख रहे हैं। 2004 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जनादेश त्रिशंकु था। भारतीय जनता पार्टी 79 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 65 सीटों के साथ कांग्रेस दूसरे नंबर पे थी। 58 सीटें जेडीएस के पास गई, तो सत्ता की चाबी भी वही चली गई। किंग मेकर हुए एक तरह से। चुनाव के बाद जनता दल और कांग्रेस के बीच सेकुलरिज्म के नाम पर समझौता हुआ। सत्ता का बंटवारा महाराष्ट्र मॉडल पर किया गया। इसके तहत मुख्यमंत्री की कुर्सी कांग्रेस के पास रहने वाली थी और दूसरे बड़े मंत्रालय जेडीएस के पास जाने वाले थे। धर्म सिंह कांग्रेस की तरफ से सीएम बने और सिद्धा को जेडीएस के खाते से उप मुख्यमंत्री बनाया गया। देवेगौड़ा परिवार का सियासी रसूख बनाए रखने के लिए उनके बड़े बेटे एचडी रमन्ना को पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग की कमान दी गई। लेकिन यह दौर नए नायकों के उभरने का भी था। देवेगौड़ा के छोटे बेटे एचडी कुमारस्वामी को विधायक होने के बावजूद धर्म सिंह के मंत्रिमंडल में कोई जगह नहीं दी गई थी। इसके बजाय उन्हें पार्टी का काम देखने के लिए कहा गया था। कुमारा ने 1 साल के भीतर जेडीएस के संगठन पर मजबूत पकड़ बनाई। इस दौरान उनकी नज़र उप मुख्यमंत्री के पद पर लगी हुई थी। धीरे धीरे उन्होंने सिद्धा की जड़ें काटनी शुरू कर दी। वो पार्टी दफ्तर में बैठकर सिद्धा के मंत्रालयों से जुड़े प्रस्ताव पास करते और उन्हें लागू करने के लिए भेज भी देते। सिद्धा अपने काम में इस किस्म की दखलंदाजी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं थे। वो कुमारस्वामी की बातों को सुना अनसुना करने लगे। कुमारस्वामी और सिद्धा के बीच का यह टकराव काफ़ी बढ़ गया। धीरे धीरे सिद्धा को उम्मीद थी कि देवेगौड़ा अपने बेटे की तरफ से की जा रही ज्यादती को, गुस्ताखी को बंद करवाएंगे, लेकिन इसके उलट वो चुपचाप इस खटपट को देखते ही रहे। आखिरकार सिद्धा ने बगावत का मन बनाया। 25 जुलाई 2005 को हुबली जिले में अहिंदा रैली थी। अल्पसंख्यक, पिछड़े और दलितों के सियासी गठजोड़ को कन्नड़ा में अहिंदा के नाम से जाना जाता है। इस रैली में लगे बैनर खुले तौर पर बगावत का ऐलान कर रहे थे। पीले रंग के इन बैनर्स पर कन्नड़ा में लिखा हुआ था, अंडू देवराज अर्स इंडू सिद्धारमैया। इसका हिंदी तर्जुमा इस तरह से होता है कि तब देवराज अर्स, अब सिद्धारमैया। सिद्धा के कदम ने देवेगौड़ा को चिंता में डाल दिया। उन्होंने सिद्धा के सफाई की योजना बनानी शुरू की। 3 अगस्त 2005 को सिद्धा को जनता दल के विधायक दल के नेता के पद से हटाया गया। उनकी जगह एमपी प्रकाश को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके 2 दिन बाद पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते सिद्धा की प्राथमिक सदस्यता रद्द कर दी गई। अक्टूबर 2005 सिद्धारमैया जेडीएस के खिलाफ दूसरी बड़ी बगावत को अंजाम देने जा रहे थे। उन्होंने सीके इब्राहिम, बीआर पाटिल, सी नरसिम्हप्पा इनको अपने खेमे में मिलाया और जेडीएस से अलग हो गए। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम अखिल भारतीय प्रगतिशील जनता दल रखा। कर्नाटक ये नाम पहले भी सुन चुका था। 2002 में रामकृष्ण हेगड़े और एसआर बोम्मई ने इसी नाम से एक पार्टी बनाई थी। ये पार्टी 2004 के लोकसभा चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड से मिल गई थी। उस समय धर्म सिंह सूबे के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जेडीएस और कांग्रेस का गठबंधन सत्ता में था। धर्म सिंह भी अंदरूनी तौर पर कुमारस्वामी की सरकार में दखलंदाजी से परेशान ही थे।
दिसंबर 2005 में सूबे में पंचायत चुनाव हुए और इसमें कांग्रेस ने कई जगहों पर सिद्धारमैया की प्रगतिशील जनता दल का समर्थन कर दिया। इसके 2 महीने के भीतर ही एच डी कुमारस्वामी ने औचक तरीके से कांग्रेस से समर्थन खींचा। वो बीजेपी के समर्थन से खुद मुख्यमंत्री बने। इस तरह जेडीएस और बीजेपी का गठबंधन सिद्धा के लिए मौका बनकर आया। 2006 की शुरुआत में उन्हें समझ में आ चुका था कि अपनी पार्टी बनाने का प्रयोग बहुत समझदारी भरा फैसला नहीं है, सो वो कांग्रेस में शामिल हुए। उनके आने के बाद 2008 की मई में विधानसभा चुनाव हुए और कांग्रेस में अच्छा प्रदर्शन दिखा भी। 15 सीटें उनकी बढ़ी, लेकिन सत्ता भाजपा के हाथ गई। अगले कुछ महीनों में धर्म सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे और एस.एम. कृष्णा जैसे सिद्धारमैया के तमाम प्रतिद्वंदी दिल्ली की राजनीति करने चले गए। सिर्फ एक चुनौती बची, डीके शिवकुमार। 2013 में कांग्रेस विधानसभा चुनाव जीती तो सिद्धारमैया सीएम तो बने, लेकिन डीके उनकी नजरों में बने रहे, वो बाहर नहीं गए कहीं भी स्कोप से। अब जब सिद्धारमैया दूसरी बार सीएम बन सकते हैं तो डीके ही उनका रास्ता रोके हुए हैं, कम से कम टिप्पणीकार यही कह रहे हैं। डीके ऐसा कर पा रहे हैं तो उसकी वाजिब वजह भी है। डीके का कद ऐसे नहीं बढ़ा हुआ। ये आम फहम बात है कि शिवकुमार पार्टी के लिए फंड जुटाते हैं। 1999 के लोकसभा चुनाव में डीके शिवकुमार ने कुमारस्वामी को हराया। फिर 2004 में कांग्रेस की तेजस्विनी ने देवेगौड़ा को लोकसभा चुनाव में हराया। माना जाता है कि देवेगौड़ा की इस हार के सूत्रधार भी डीके शिवकुमार ही थे। तेजस्विनी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में है। डीके के बढ़ते कद को देखते हुए उन्हें कांग्रेस की एस.एम. कृष्णा सरकार में मंत्री बनाया गया। डीके को शहरी विकास मंत्रालय का जिम्मा दिया गया और इस बीच डीके का राजनीतिक रसूख भी बढ़ता रहा और संपत्ति भी। पर समय बदला और 2006 के बाद कर्नाटक की सत्ता से कांग्रेस की विदाई हुई। अब डीके के बुरे दिन भी शुरू हुए। अवैध संपत्ति के इल्जाम लगे, जांच एजेंसियों के रडार पर आ गए। अवैध खनन की एक जांच में उनसे जुड़ी 2 कंपनीज और उनके भाई और डीके सुरेश से जुड़ी एक कंपनी का नाम आया। इन मामलों ने डीके के दामन पर दाग लगा दिए। 2013 में राज्य में एक बार फिर कांग्रेस की वापसी हुई। कई नेता मुख्यमंत्री पद की लालसा लिए बैठे थे, लेकिन जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया, कुर्सी सिद्धारमैया को मिली। डीके यहां झटका खा गए। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि सिद्धारमैया ने डीके शिवकुमार को अपने मुख्य कैबिनेट में शामिल ही करने से मना कर दिया था। सिद्धा ने कहा कि वो दागी को अपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करना चाहते। कहा जाता है कि भारी मान मनोबल और आला कमान के लगातार बढ़ते दबाव के कारण किसी तरह डीके को 6 महीने बाद कैबिनेट में शामिल किया गया। इस बार डीके को ऊर्जा मंत्रालय मिला। सत्ता में रहते हुए डीके की ऊर्जा बढ़ी, ताकत बढ़ी और एक बार फिर संपत्ति भी। लेकिन डीके बिग पिक्चर में आए 2017 में, जब अहमद पटेल राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे थे। सोनिया गांधी के सिपहसालार को राज्यसभा में जाने से रोकने के लिए अमित शाह ने पूरा जोर लगाया। गुजरात कांग्रेस के विधायकों के लिए सेफ हाउस चाहिए था। तब न सिद्धारमैया को याद किया गया और न तब कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष जी परमेश्वर को अहमद पटेल के लिए विधायकों को बचाकर रखने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी। डीके शिवकुमार को, जिनके पास धन बल की कोई कमी तब नहीं थी। डीके ने यह काम बखूबी डिलीवर भी किया। अहमद पटेल राज्यसभा पहुंचे। यहां कांग्रेस के लिए डीके की एक संकट मोचक की छवि तैयार हुई। फिर 2018 में जब कांग्रेस जेडीएस गठबंधन की बारी आई, तब भी डीके शिवकुमार का काफी एक्टिव रोल रहा। कुमारस्वामी सरकार में डीके मंत्री बने। डीके तब भी एक्टिव हुए जब कुमारस्वामी की सरकार गिराने के लिए 13 कांग्रेस और 3 जेडीएस विधायकों ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। बाकी विधायकों को मनाने के लिए डीके मुंबई के एक 5 सितारा होटल के बाहर बैठे भी नजर आए। हालांकि तब काम बन नहीं पाया। राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद 2019 में डीके शिवकुमार को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया। 50 दिन जेल में बिताने के बाद डीके बाहर आए। जब जेल में थे तब सोनिया गांधी उनसे मिलने गई। ये बात नतीजों के दिन डीके ने मीडिया को बताई थी। सोनिया का जेल में डीके से मिलने जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और सिद्धा का कुर्सी तक पहुंचने में सबसे बड़ा अड़ंगा भी यही है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी तो सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाने का मन बना चुके हैं, लेकिन सोनिया की मोहर अब भी नहीं लगी है और सोनिया के मन में डीके शिवकुमार के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। यही पेच फंसा बताया जा रहा है। दरअसल डीके शिवकुमार कुर्सी पर अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। कांग्रेस आलाकमान को इस बात का आभास पहले ही हो रहा होगा। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि डीके चाहते हैं कि अगर 2.5 साल का फॉर्मूला तय हो तो उसे पब्लिक किया जाए ताकि सबके जानकारी में रहे, क्योंकि ऐसे में गड़बड़ बहुत होती है।
इस पर आलाकमान शायद ही राजी हो। डीके जानते हैं कि इस तरह के फॉर्मूले पहले भी बनाए गए हैं, लेकिन बाद में कारगर साबित हो नहीं पाते। हालांकि एक दिन पहले तक खराब तबीयत की बात कर रहे डीके अब दिल्ली पहुंच चुके हैं। यहां आकर उन्होंने प्रेस से कहा कि मैं पार्टी लाइन को क्यों क्रॉस करूं, मैं धोखा नहीं देता और ना ही मैं ब्लैकमेल करूंगा। जिनकी संस्कृति में यह है उन्हें करने दीजिए। और जो हमें जानकारी है, केसी वेणुगोपाल और राहुल गांधी दोनों सिद्धरामैया को बैक कर रहे हैं। उनको लगता है जो सिद्धरामैया की छवि है, वो एक गरीबों के नेता की जो छवि है, उससे कांग्रेस को फायदा पहुंच सकता है। वहीं आप जानेंगे कि डीके शिव कुमार के खिलाफ कई ईडी, सीबीआई, आईटी केसेस हैं। इसलिए थोड़ा कांग्रेस भी हिचक रही है कि अगर उनको बनाए तो क्या कल उनकी ईडी की निगरानी हो सकती है, उनको फिर एक तरह से ईडी और सीबीआई के सामने पेश आना पड़े। रह गई सोनिया गांधी की बात। देखिए, एक जमाने में हाई कमांड कांग्रेस का मतलब था सोनिया गांधी 10 जनपद। अब क्या हुआ है, ये थोड़ा डिवाइड हो गया है और थोड़ा कमजोर हो गया क्योंकि सत्ता नहीं है। तो सोनिया गांधी हालांकि सेमी रिटायर्ड है, लेकिन जो हमारी जानकारी है, डीके शिव कुमार कह रहे हैं लोगों से कि सोनिया गांधी ने मुझे वचन दिया था जब मैं कर्नाटक कांग्रेस का अध्यक्ष बना था कि अगर मैं चुनाव जीत कर ले आऊं पार्टी के लिए तो वो मुझे मुख्यमंत्री बनाएंगी। अब इस समय सोनिया गांधी दिल्ली में नहीं है, वो शिमला में है, प्रियंका गांधी वाड्रा के घर पे। और इसलिए ये सवाल उठता है कि क्या सोनिया गांधी की कोई भी भूमिका होगी। डीके शिव कुमार कह रहे हैं जब तक वो सोनिया गांधी से नहीं मिलेंगे वो इस तरह से मानेंगे नहीं आसानी से। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि उनको सोनिया गांधी फोन पर भी बात कर सकती है। एंड में मुझे लगता है एक ऐसी अरेंजमेंट होनी पड़ेगी इस बार जिसमें दोनों को एक तरह से अकोमोडेट किया जाएगा, सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार। इसलिए एक फॉर्मूला जो चल रहा है वो रोटेशनल का है, 2.5 साल का। डीके शिव कुमार कैंप कह रहा है कि हमें पहले 2.5 साल दीजिए, जो मुझे नहीं लगता पार्टी मानेगी क्योंकि सिद्धरामैया उनसे ज्यादा एज में ज्यादा है, एक्सपीरियंस में ज्यादा है। तो ये देखना होगा कि किस तरह का फॉर्मूला बनता है। कांग्रेस दफ्तर पर जमे पत्रकार इस बात का दावा कर रहे हैं कि देर भले होती रहे लेकिन डीके को मना लिया जाएगा, क्योंकि सिद्धा का कद कर्नाटक में डीके से बड़ा है। सिद्धा का कर्नाटक में जनाधार है, उनकी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज में अच्छी पकड़ है और यहीं पर डीके कुछ पिछड़ते नजर आते हैं। डीके वोक्कालिगा समाज के नेता तो माने जाते हैं। वोक्कालिगा बाहुल दक्षिण कर्नाटक में इस बार पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन भी किया, लेकिन बाकी जातियों में उनकी उतनी मजबूत पकड़ नहीं बताई जाती। सीएम रेस में डीके के पिछड़ने की एक वजह यह भी है कि कल जब जीते हुए विधायकों ने मुख्यमंत्री चुनने के लिए वोटिंग की, सीक्रेट बैलेट की बात हो रही थी, तो सिद्धा डीके से बहुत आगे निकले थे। कांग्रेस के सामने एक चुनौती यह भी है कि अगर सिद्धा को मुख्यमंत्री न बनाया गया तो रायता ज्यादा फैल सकता है। डीके बार बार कह रहे हैं कि वो लॉयल हैं, धोखा नहीं देंगे, वो पार्टी नहीं तोड़ेंगे। लेकिन सिद्धा को अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और उन्होंने पार्टी तोड़ने की कोशिश की तो कांग्रेस ज्यादा मुश्किल में फंस सकती है। सिद्धारमैया जेडीएस के साथ ऐसा कर भी चुके हैं। इस बीच ये भी चर्चा चल रही है कि अगर सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की ये टसल 2-3 दिन और चली तो किसी तीसरे नाम पर भी गौर फरमाया जा सकता है। तो फिलहाल स्थिति यह है कि सुनील कोनुगोलू की स्ट्रैटेजी, डीके शिव कुमार का मैनेजमेंट और सिद्धारमैया के जनाधार ने कांग्रेस को कर्नाटक तो जिता दिया, लेकिन मामला मुख्यमंत्री पद पर फंसा हुआ है। लेकिन इस बीच ममता का एक बयान आज हर अखबार की हेडलाइन बना। ममता ने कहा, जहां कांग्रेस मजबूत है वहां दूसरी पार्टियां उनका साथ दें और जहां दूसरी पार्टियां मजबूत हैं वहां कांग्रेस जगह छोड़े। ममता ने यह भी कहा कि 2024 में कांग्रेस 200 सीटों पर मजबूत है। So at this situation, I think whoever is strong in some places in every region, they should fight together. Means in suppose Bengal, I think we should fight Bengal. Suppose Delhi, up should fight Delhi. Bihar, they are together, so they Nitish ji, Tejasvi and Congress also some parties there, so they will decide. I cannot decide their formula. So like this Chennai, they have the friendship, so they can fight together. So Jharkhand also, now other state also. So it is their choice, but I think that wherever the regional party is very strong. Suppose you see the Bihar, the Odisha, the Bengal, the Chennai, the Jharkhand, the AP, Andhra Pradesh, the Telangana, like so many states, Punjab,
So the strong party must be given priority. And wherever is the Congress strong, in their respective 200 seat or something, what we have already calculated, let them fight, we will give support, no, nothing is wrong. ये पहली बार है जब ममता ने कांग्रेस सम्मत विपक्ष की बात की है। इससे पहले नीतीश और शरद पवार भी विपक्षी एकता की बात कर चुके हैं। यानी कर्नाटक के नतीजों के बाद सियासी समीकरण बदल तो सकते हैं, लेकिन इस बात में दम कितना है ये जानने के लिए हमने राजनीतिक विश्लेषकों से बात की। उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए। जिस दिन कर्नाटक का विजय हुआ उस दिन अधीर चौधरी, जो कांग्रेस के लोकसभा का भी लीडर है और कांग्रेस लीडर है और पार्टी के वेस्ट बंगाल कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट है, एक बयान दिए हैं कि भाजपा के चोर सरकार को कांग्रेस ने कर्नाटक में हटाया और अभी हमारा फर्ज है ममता बनर्जी का चोर सरकार जो है उसको हटाना। तो देखिए, कर्नाटक का ममता यही कह रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस के साथ दोस्ती चाहते हैं, लेकिन ममता बनर्जी साथ साथ ये भी बोले हैं, जो आपको देखना पड़ेगा, कि पश्चिम बंगाल में आप कम्युनिस्ट के साथ मिलके आप अलायंस करके ममता बनर्जी के खिलाफ डेली स्टेटमेंट करेंगे और चुनाव में आप लड़ाई लड़ेंगे, तो कैसे होगा समझौता। तो इसीलिए 6 स्टेट शुरू से ही ये लोग कह रहे हैं, जैसे केजरीवाल पंजाब, अखिलेश यूपी, तेजस्वी यादव बिहार, नीतीश जी भी है, तो महाराष्ट्र में एनसीपी है, उद्धव है। तो जहां आपका ताकत नहीं है, ऐसे 6 स्टेट है। इवन तेलंगाना में भी केसीआर चाहते हैं कि वो टाई लड़ाई ना हो जाए, तो उसमें बीजेपी का फायदा होगा। तो 1-1 अगर लड़ाई लड़ना है तो क्षेत्रीय दल को स्पेस देना पड़ेगा। तो एक तरफ देश के समुच्चय विपक्ष की इबारत लिखी जा रही है क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियों के प्रोपोर्शनल सामंजस्य से, लेकिन जैसा विश्लेषकों ने चेताया, इसमें चेहरे से ज्यादा नीतियों को प्राथमिकता देनी होगी। ये था आज का ललन टॉप शो। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा आपको कैसा लगा। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, ऐसी कामना के साथ विदा लेते हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि।